सो हेलो एवरीवन। सो आज जो चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं ना, जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं ना, तुम समझ लो कि पूरा ऑडिट का सार है, पूरा ऑडिट का बेस है। मतलब ये समझ नहीं आया ना तो आगे ऑडिट में कुछ भी समझ नहीं आने वाला, राइट? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। दैट इज द टॉपिक ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और अगर ये समझ में आ गया ना तो आप देखोगे कि ये पार्टिकुलर टॉपिक ऐसा रहेगा कि इंडिपेंडेंटली तो इंपॉर्टेंट है ही है, और साथ ही साथ इसका जो कोरिलेशन है ना सर, वो अलग अलग टॉपिक में यूज हो रहा है, राइट? द कोरिलेशन ऑफ दिस वेरी टॉपिक इज गोइंग टू बी यूज्ड इन वेरियस प्लेसेस अक्रॉस द ऑडिट। तो देखो यार, अगर हम लोग बात करें कि अगर कंपनी मेरे को हायर करती है एज ए ऑडिटर, अगर कंपनी मेरे को अपॉइंट करती है एज ए ऑडिटर, सबसे पहले जो भी चीज पढ़ते हो ना तुम यार ऑडिट के अंदर, अपने आप को ऑडिटर मान के चलो। अपने आप को ऑडिटर मान के चलो यार, मुझे ऑडिटर अपॉइंट किया है, मेरे को क्या करना है, मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरा ये ड्यूटी है, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को क्या नहीं करना चाहिए। तो सब कुछ अपने ऊपर लेकर तुम उस चीज को विजुअलाइज करो, क्योंकि जब तुम चीजों को अपने ऊपर लेकर विजुअलाइज करोगे ना, तभी बात समझ में भी आएगी और तभी आप चीजों को रिटेन भी कर सकोगे, वरना आप चीजों को रिटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो देखो, जब आपको कंपनी अपॉइंट करती है टू डू दी ऑडिट ऑफ द कंपनी, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? व्हाट इज गोइंग टू बी योर मेन ऑब्जेक्टिव? द मेन ऑब्जेक्टिव, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज गोइंग टू इश्यू एन एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, कि आपको क्या करना है सर? एक एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है। तो जो पूरा का पूरा ऑडिट प्रोसेस है ना, जो पूरा का पूरा ऑडिट प्रोसेस है ना, जो अपन ने डिस्कस किया था कि ऑडिट को एक्सेप्ट करना है, प्लानिंग करनी है, प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, एविडेंसेस लेना है, तो वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, तो पूरा प्रोसेस का अल्टीमेट एंड रिजल्ट क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आप एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू करोगे। आप क्या करोगे? एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू करोगे, ठीक है ना? To issue an appropriate audit report, that is to express an opinion, that is to express an opinion on the financial statements of the company। कि आपको क्या करना है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी के ऊपर एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। अब अपने को समझना पड़ेगा कि सर आपका ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? What is going to be the significance of the audit report that you have issued एज ए ऑडिटर? तो इसका सिग्निफिकेंस क्या रहने वाला है सर? इसका सिग्निफिकेंस ये रहने वाला है कि जितने भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, दे आर गोइंग टू प्लेस ए रिलायंस ऑन द रिपोर्ट इशूड बाय द ऑडिटर बिफोर मेकिंग एनी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। तो जितने भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या करने वाले हैं सर? हमारे इशू किए गए ऑडिट रिपोर्ट पे, हमारे एक्सप्रेस किए गए ओपिनियन पे वो रिलाई करने वाले हैं, वो भरोसा करने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो एक इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाले हैं। सो दैट इज वाई अपना जो ऑडिट रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, अपना जो ऑडिट रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा क्रुशियल है, ठीक है? कोई भी शेयर होल्डर कंपनी के अंदर उसको शेयर इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, वो किस बेसिस पे डिसाइड करेगा? ऑडिटर रिपोर्ट को देखकर डिसाइड करेगा कि भाई ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में क्या बताया कंपनी के बारे में। अगर मेरे को किसी भी कंपनी के शेयर में क्या करना है सर? इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे को किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है, मेरे को कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा सर? मैं सबसे पहले ऑडिटर्स रिपोर्ट देखूंगा कि ऑडिटर साहब का क्या कहना है। जो ऑडिटर साहब है उन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या कहा है कंपनी के बारे में, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि भाई ऑडिटर साहब ने कंपनी के बारे में अपने रिपोर्ट में क्या कहा है, मैं डिसीजन लूंगा कि मेरे को कंपनी का शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है। मतलब ऑडिटर ने जो कंपनी का करेक्टर सर्टिफिकेट दिया है ना अपने ऑडिट रिपोर्ट में, उसके अकॉर्डिंग में डिसाइड करूंगा मेरे को कंपनी का शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है, पैसा लगाना है नहीं लगाना है। मतलब दैट इज वन ऑफ द मेजर कंसिडरेशन फॉर ए शेयर होल्डर। कंपनी के जो सप्लायर्स होंगे, भाई कंपनी को कितना लैंडिंग देना है, कंपनी को अपन माल प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्रेडिट में अपना पैसा सेव रहेगा कि नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो ऑडिट रिपोर्ट को देखकर उस चीज का डिसीजन लेंगे, ठीक है ना? तो जो ऑडिट रिपोर्ट है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रुशियल। जो ऑडिट रिपोर्ट है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रुशियल। नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वो क्या कहते हैं सीए डे के अंदर? वो ये कहते हैं कि ऑडिटर साहब आप जो रिपोर्ट इशू करते हैं ना, आपके रिपोर्ट पे निर्भर होकर, आपके रिपोर्ट को बेस मानकर एक विधवा महिला अपनी सारी की सारी सेविंग्स, लाइफ टाइम सेविंग्स एक कंपनी के शेयर में लगा देती है। क्यों? क्योंकि उसको आप पे भरोसा है, क्योंकि आपने रिपोर्ट में लिखा है कि कंपनी के अंदर सब कुछ अच्छा है। सो दैट इज वाई डिपेंडेंट ऑन योर रिपोर्ट,
वो जो एक विधवा महिला है वो क्या कर रही है, अपने लाइफ की सारी पूंजी, सारी सेविंग्स एक कंपनी का शेयर खरीदने में लगा दे रही है, क्योंकि उसको आपके इशू किए गए रिपोर्ट में भरोसा है। तो अपने को समझना पड़ेगा कि अपना ऑडिट रिपोर्ट कितना सिग्निफिकेंट है। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि भाई ऑडिटर अपना जब रिपोर्ट इशू करेगा ना, तो वो बहुत ही ईमानदारी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ और इंडिपेंडेंस के साथ इशू करेगा। वो ईमानदारी के साथ इशू करेगा, ऑब्जेक्टिविटी के साथ इशू करेगा, अनबायस्ड होकर इशू करेगा, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं करेगा, पक्षपात नहीं करेगा, शेयर होल्डर्स का सोचकर इशू करेगा, एंड साथ ही साथ वो इंडिपेंडेंटली इशू करेगा। दैट इज वाई ये चीज बोला गया है, क्योंकि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, ना सिर्फ कंपनी के लिए, ना सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए, बल्कि पूरी की पूरी देश की इकोनॉमी के लिए। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, तो आप बोल सकते हो उसे that users of financial statement are going to make major economic decisions based on the audit report issued by the auditor, based on the opinion expressed by the auditor। समझ पा रहे हो ना सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज गोइंग टू बी द सिग्निफिकेंस। तो ऑडिट रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें सर, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेटली ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर, एक एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू करना, एक एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट इशू करना, ओपिनियन एक्सप्रेस करना। और इस ऑडिट रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस ये है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हमारा इशू किया गया ऑडिट रिपोर्ट है, जो ओपिनियन अपन ने एज ऑडिटर एक्सप्रेस करा है, उस पर निर्भर करने वाले हैं और मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस क्या करने वाले हैं, लेने वाले हैं। सो दैट इज व्हाई द ऑडिट रिपोर्ट is very very significant. The audit report is very very significant and holds a very very significant place in the entire economy of the country. एक लिस्टेड कंपनी का अगर ऑडिट रिपोर्ट गलत इश्यू हो गया ना, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि यार उसका जो परिणाम है, उसका जो इंपैक्ट है वो पूरी इकोनॉमी में कितना जाएगा। सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट गलत इश्यू हो जाए, सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी का, तो पूरा इकोनॉमी हिल जाएगा उसकी वजह से। उसकी वजह से गवर्नमेंट को मेजर लॉसेस होगा, शेयर होल्डर्स को मेजर लॉसेस होगा, इन्वेस्टर्स को मेजर लॉसेस होगा, पूरी देश की जो इकोनॉमी है वो नीचे गिर सकती है। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट दैट वी इश्यू टू द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, दैट वी इश्यू फॉर द स्टेक होल्डर्स। क्लियर है? तो ये छोटी मोटी बातें हैं सर जो आप साथ साथ नोट डाउन करते रहोगे, जो कि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्या करने वाला है, काम आने वाला है, कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब क्योंकि हमारा ऑडिट रिपोर्ट इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अपना जो ऑडिट रिपोर्ट है ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बोल के देयर आर सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट रिपोर्ट। देयर आर सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट रिपोर्ट। जब अपन ऑडिट करते हैं ना सर, तो ऑडिट करते वक्त जगह जगह प्रोफेशनल जजमेंट का जिक्र किया हुआ है कि ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करेगा। प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करके ऑडिटर क्या करेगा सर, ओपिनियन फॉर्म करेगा। तो जगह जगह प्रोफेशनल जजमेंट का जिक्र किया गया है कि ऑडिटर क्या करने वाला है, हर जगह प्रोफेशनल जजमेंट यूज करने वाला है। एवरीवेयर ही इज गोइंग टू यूज हिज प्रोफेशनल जजमेंट। बट फाइनली जब रिपोर्ट इशू किया जाएगा ना शेयर होल्डर्स को, तो वहां पे ना कंपनी लॉ के प्रोविजंस आ जाते हैं, वहां पे कंपनी लॉ के प्रोविजंस आ जाते हैं, वहां पे स्टैंडर्ड्स का एप्लीकेशन आ जाता है जो कहता है कि ऑडिटर साहब आप अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम ये सारी चीजें तो आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करनी ही होंगी। मिनिमम ये सारी बातें तो आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट में बतानी ही होंगी। सोच के देखो यार, अगर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, अगर कोई लॉ मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, तो हर एक ऑडिटर अपने मर्जी से ऑडिट रिपोर्ट इशू करके देगा। हर एक ऑडिटर अपनी मर्जी से ऑडिट रिपोर्ट इशू करके देगा। द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एवरी ऑडिटर विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। आप रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट देखोगे, वो कंप्लीटली एक अलग स्ट्रक्चर में होगा, कंप्लीटली एक अलग फॉर्मेट में होगा। आप टाटा का ऑडिट रिपोर्ट देखोगे तो वो उसका एक अलग स्ट्रक्चर रहेगा, उसका एक अलग फॉर्मेट रहेगा। तो जस्ट इमेजिन एज अ यूजर, जस्ट इमेजिन एज अ नॉर्मल शेयर होल्डर, जस्ट इमेजिन एज अ लेमन पब्लिक कि भाई मैं जब रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड कर रहा हूं तो उसका जो फॉर्मेट है बिल्कुल अलग है, उसका जो कंटेंट है बिल्कुल अलग है, वहां बातें अलग तरीके से डिस्क्राइब की गई है, वहां बातें अलग तरीके से बताई गई है। टाटा के मैं ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड कर रहा हूं तो वहां बातें अलग तरीके से डिस्क्राइब की गई है, उसका फॉर्मेट अलग है, उसका कंटेंट अलग है। तो जस्ट इमेजिन कि क्या हालत होने वाला है। तो
तो एक लेमन तो पागल हो जाएगा कि भैया मेरे को ये ऑडिट रिपोर्ट देखकर कुछ समझ वज नहीं आ रहा और मेरे को घंटे लग जाते हैं सिर्फ डिकोड करने के लिए कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या है कि नहीं। सो दैट इज वाई लॉ सर्टन मिनिमम एलिमेंट्स बताता है कि भैया ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो जब लॉ प्रिस्क्राइब कर देता है कि ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होगा, कंटेंट कैसा रहेगा, मिनिमम क्या क्या चीजें आएंगी, तो क्या होता है कि एक तो यूनिफॉर्मिटी आ जाता है कि देश भर में जितनी ऑडिट रिपोर्ट्स इश्यू रहेगा उसमें एक यूनिफॉर्मिटी रहेगा, उसमें कंसिस्टेंसी रहेगा। और ऑडिटर के लिए भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक मिनिमम चेकलिस्ट हो जाता है कि यार जो जो बातें मेरे को ऑडिट रिपोर्ट में बतानी है मेरे को तुमको चेक करना ही पड़ेगा, जो जो बातें मेरे को ऑडिट रिपोर्ट में बतानी है मेरे को तुमको चेक करना ही पड़ेगा, वरना मैं बताऊंगा कैसे, है कि नहीं। So there are several legal requirements with respect to audit report to ensure consistency and uniformity in reporting as well as to ensure ए मिनिमम चेकलिस्ट फॉर द ऑडिटर, ए मिनिमम चेकलिस्ट फॉर द ऑडिटर कि भाई जो जो बातें आपको रिपोर्ट में बतानी है वो सारी चीजें तो आपको चेक करनी होंगी ना, वरना आप इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन बताओगे कैसे, आप बताओगे कैसे। तो एक मिनिमम चेकलिस्ट ऑडिटर के लिए भी हो जाता है कि भाई जो जो बातें अपने को रिपोर्ट करनी है अपने रिपोर्ट में तो वो सारी चीजें तो अपने को चेक करनी ही होगी, वेरीफाई करनी होगी, क्योंकि वहां एज ऑडिटर मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन लग जाता है कि भैया इन चीजों के ऊपर तुमको रिपोर्ट करना है। तो अगर तुमको इन चीजों के ऊपर रिपोर्ट करना है तो तुमको इन चीजों को अच्छे से वेरीफाई करना रहेगा, तुमको इन चीजों को अच्छे से चेक करना रहेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी क्या लग जाता है सर, एक लीगल ऑब्लिगेशन लग जाता है, एक मिनिमम चेकलिस्ट वो बन जाता है मेरे लिए। ये जो भी बातें मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, ये आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ताकि आपको बेसिक ढांचा समझ में आ जाए कि चीजें क्यों हो रही है। अगर ऑडिट रिपोर्ट को लेकर लीगल रिक्वायरमेंट दिया है तो क्यों दिया है, लीगल रिक्वायरमेंट क्या दिया है, कहां कहां दिया है वो तो देखेंगे, बट लीगल रिक्वायरमेंट दिया है तो क्यों दिया है। एंड इस पार्टिकुलर चीज को अपन एकदम सिंपल भाषा में समझ रहे हैं, मैं आपको यहां पे कोई लीगल टर्मिनोलॉजी यूज करके चीजों को नहीं समझा रहा हूं, एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, सो दैट वो 3 इडियट्स के रैंचो की तरह अपने को बात समझ में आ जाए कि हाँ भाई क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, नाउ यू कैन विजुअलाइज कि भाई एक नॉर्मल लेमैन है, मैं टाटा का ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करूं, रिलायंस का करूं, मेरे को बिल्कुल अलग दिखेगा, अलग फॉर्मेट, अलग कंटेंट, या फिर मेरे को एक सिमिलर पैटर्न दिखेगा, सिमिलर फॉर्मेट दिखेगा, सिमिलर पैटर्न दिखेगा। तो अगर मैं 3 से 4 कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट रेफर कर लूं तो मेरे को पता रहेगा कि ऑडिट रिपोर्ट में नॉर्मली क्या क्या चीजें आती हैं, क्या फॉर्मेट रहता है, क्या कंटेंट रहता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि यार एज अ ऑडिटर तुम ऑडिटर के ऊपर भी एक लीगल ऑब्लिगेशन डाल देते हो कि बेटा तुमको ये सारी बातें तो चेक करनी ही होंगी, वरना तुम रिपोर्ट करोगे कैसे। तो एक ऑडिटर को भी क्या कर लिया सर आपने, एक तरीके से एक लीगल ऑब्लिगेशन में डाल दिया। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट रिपोर्ट, एंड दिस इज द वेरी रीजन, this is the very reason to ensure consistency and uniformity in reporting and certain minimum checklist for the auditor, certain minimum reporting requirements for the auditor कि भैया ये बातें तो आपको रिपोर्ट करनी ही होंगी। अब देखिएगा सर, व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट रिपोर्ट। तो आप बोल सकते हो सर रियल चैप्टर स्टार्ट्स नाउ, रियल चैप्टर स्टार्ट्स नाउ। तो देखना सर, लीगल रिक्वायरमेंट्स को ना अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, कि स्टैंडर्ड्स क्या कहता है, और एक कंपनीज एक्ट, कि कंपनीज एक्ट क्या कहता है। एक स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग और एक कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एंड कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो मेनली अगर हम लोग बात करें सर तो ओपिनियन के बारे में, कि कौन कौन से ओपिनियन ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा, ओपिनियन किस प्रकार से एक्सप्रेस करेगा, स्टैंडर्ड्स में लिखा है। कहां लिखा है, स्टैंडर्ड्स में लिखा है। फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी बातें स्टैंडर्ड में लिखी हैं कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा। एज ए ऑडिटर में कौन कौन से प्रकार के ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता हूं, ओपिनियन का ड्राफ्टिंग कैसे होगा, ये सारा बात स्टैंडर्ड में लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव अ रिपोर्टिंग सीरीज,
बेसिकली अपने पास एक रिपोर्टिंग सीरीज है स्टैंडर्ड्स के अंदर। ऐसे 700, 701, 705, 706, तो यहां ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और दूसरा हो गया सर कंपनीज एक्ट के अंदर। तो अगर कंपनीज एक्ट की बात करें सर, तो कंपनीज एक्ट के अंदर भी देयर आर सर्टेन सेक्शंस, मेनली सेक्शन 143 अपना यहाँ पे, सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो बताता है कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, जो बताता है कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, ठीक है। और सेक्शन 143 के अंदर भी ना मेनली जो अपने को स्टडी करना है यहाँ पे, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 11, ठीक है। सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 11, तो ये 3 सब सेक्शंस हैं सेक्शन 143 के अंदर, जो ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है, जो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर बातें करते हैं कि भाई ऑडिटर्स की रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आने वाली है। तो एक एक करके अपने को ये सारा कुछ देखना है, एक एक करके अपने को ये सारा लीगल रिक्वायरमेंट देखना है। सब सेक्शन 1 के अंदर देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक इंक्वायरीज, कि आप कुछ चीजों के बारे में पता करोगे, आप कुछ चीजों के बारे में इंक्वायर करोगे। इंक्वायरी करने पर अगर आपको मामला एडवर्स लगता है तो सर रिपोर्टिंग करोगे। सब सेक्शन 3 के अंदर देयर आर सर्टेन मैटर्स टू बी रिपोर्टेड, कि इन चीजों के बारे में आप रिपोर्ट करोगे ही करोगे। एंड सब सेक्शन 11 के अंदर देयर आर सर्टेन एडिशनल मैटर्स टू बी रिपोर्टेड, देयर आर सर्टेन एडिशनल मैटर्स टू बी रिपोर्टेड, कि अच्छा सब सेक्शन 3 के अंदर आपने बेसिक बातें रिपोर्ट कर दिया, अब सब सेक्शन 1 के अंदर आपको कुछ एडिशनल बातें रिपोर्ट करनी है, कुछ एडिशनल बातें रिपोर्ट करनी है। जहां पे अपन कारो की रिपोर्टिंग करते हैं, कारो 2020, आई बिलीव इट इज क्लियर। तो सेक्शन 143 के अंदर 3 सब सेक्शन है जहां अपन रिपोर्टिंग का पार्ट देखेंगे। सब सेक्शन 1 जहां कुछ स्पेसिफिक इंक्वायरीज करनी है अपने को एज ए ऑडिटर, आफ्टर डूइंग द इंक्वायरीज इफ वी फील कि हाँ भैया अपने को रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए तो करेंगे। सब सेक्शन 3 में कुछ मैटर्स टू बी रिपोर्टेड है, कि कुछ चीजें आपको कंपलसरीली क्या करनी है सर, रिपोर्ट करनी ही करनी है, कुछ चीजें आपको कंपलसरी रिपोर्ट करनी ही करनी है। और सब सेक्शन 7 में एडिशनल मैटर्स है कि भैया ठीक है, सब सेक्शन 3 के अंदर बेसिक रिपोर्टिंग हो गया, अब कुछ एडिशनल बातें हैं जिसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है। सब सेक्शन 7, 11 एडिशनल मैटर्स हो गया। और एक सब सेक्शन 12 भी आता है अपना, एक सब सेक्शन 12 भी आता है जहां पे अपने को फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ओवरऑल दिस इज द लीगल रिक्वायरमेंट, ओवरऑल दिस इज द लीगल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग। तो नोट डाउन कर लीजिए एक बार सब कुछ, भी एक एक करके अपन देखते हैं कि भैया स्टैंडर्ड्स में क्या क्या बातें दी गई हैं रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग, और कंपनीज एक्ट में क्या क्या बातें दी गई हैं रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग पार्ट। एक एक करके नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो ऑडिटर का है वो क्या है सर, रिपोर्टिंग करना, राइट। दैट इज टू इश्यू एन एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट एंड दैट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो ओपिनियन कितने प्रकार के होते हैं और रिपोर्टिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो, राइट। सो टाइप्स ऑफ ओपिनियन, टाइप्स ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन कितने प्रकार के होते हैं।
बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नोट्स आप मेरे साथ साथ बनाते रहोगे, ठीक है। तो ओपिनियन कितने प्रकार के होते हैं तो देखना सर, एक होता है यहाँ पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एक होता है यहाँ पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और दूसरा होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। सो वन वी हैव अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड अनदर वी हैव मॉडिफाइड ओपिनियन। तो नाम से क्या पता चल रहा है सर, अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय अनमॉडिफाइड ओपिनियन? तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब ही क्या हो गया सर कि भाई कुछ मॉडिफिकेशन का जरूरत नहीं है, कुछ भी मॉडिफिकेशन का जरूरत नहीं है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने प्रेजेंट करा है ना, वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने प्रेजेंट करा है वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है, एक फेयर डिपिक्शन है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट ने कुछ भी गलत बताया ही नहीं है। मैनेजमेंट में 100% बातें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बता रखी हैं वो बिल्कुल सही बता रखी हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर हुई हैं बिल्कुल हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रिपेयर हुई हैं, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर है। दैट इज व्हाट यू मीन बाय अनमॉडिफाइड ओपिनियन। इसका मतलब आप शॉर्ट में बोल सकते हो क्लीन रिपोर्ट, कि अपन जब क्लीन रिपोर्ट इशू करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई दाग नहीं है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम फेयर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अगर कोई इश्यू है, अगर कोई दिक्कत है, तो उस बारे में मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर्स दे रखा है। याद रखिएगा, एक चीज समझिएगा, ऑडिटर को जो दिक्कत है ना, ऑडिटर को जो दिक्कत है ना, वो पार्टिकुलरली कुछ इश्यूज होने से नहीं है। कंपनी के खिलाफ कुछ लिटिगेशन चल रहा है, कंपनी में कुछ इश्यूज चल रहा है, कंपनी में कुछ इन्वेंट्री के अंदर वैल्यूएशन में इश्यूज है, ये है वो है, राइट। कंपनी के अंदर 100 प्रकार के इश्यूज हो सकते हैं। कंपनी में सर्टन कुछ प्रकार की चोरी भी है, कंपनी में सर्टन सर्टन डिविएशंस हुआ है फ्रॉम लॉज रेगुलेशन, कंपनी ने कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अंडरटेक करा है, कंपनी ने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वायलेट करे हैं, कंपनी का कहीं गोइंग कंसर्न खतरे में है, गोइंग कंसर्न में अनसर्टेनिटी है। तो अपने को इन सारी बातों से दिक्कत नहीं है एज ए ऑडिटर। अपने को दिक्कत किस बात से है कि सर जो भी हुआ है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फेयरली बताया है या नहीं बताया है, दैट इज आवर इश्यू। कि जो भी हुआ है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर्ली बताया है या नहीं बताया है। चलो भाई, गोइंग कंसर्न को लेकर अनसर्टेनिटी है, बट क्या ये बात आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बता रखा है? गोइंग कंसर्न को लेकर अनसर्टेनिटी है, गोइंग कंसर्न इज अनसर्टेन, राइट। बट क्या ये बात आपने अपने फाइनेंशियल्स में मेंशन करा है कि हमारा गोइंग कंसर्न अनसर्टेन है? अगर है तो एज ए ऑडिटर मैं फिर भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा, क्योंकि समझो इस बात को, समझो इस बात को कि मुझे किस चीज में रिपोर्टिंग करना है कि भाई जो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताई गई हैं वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर्ली सब कुछ सच सच बताया है कि नहीं बताया है। मेरा रिपोर्टिंग इस बात को लेकर नहीं है कि कंपनी लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं कर रहा तो मैं मॉडिफाइड ओपिनियन जारी कर दूंगा। मेरा रिपोर्टिंग पार्टिकुलरली इस बात को लेकर नहीं है कि भाई कंपनी का गोइंग कंसर्न अनसर्टेन है तो मैं मॉडिफाइड ओपिनियन जारी कर दूंगा, नहीं। मेरा कंसर्न यह है कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी बातें प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करा है कि नहीं, फेयरली डिस्क्लोज करा है कि नहीं, दैट इज वेयर माय कंसर्न इज। कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिपिक्ट किया गया है मैनेजमेंट के द्वारा वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, वो प्रॉपर है कि नहीं, वो सच्चा है कि नहीं, राइट। तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या हो गया सर? तो यहां पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया गया है सर, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रिपेयर किया गया है। और दूसरी चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू। रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब जो बताया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सही बताया गया है, ट्रू बताया गया है, फेयर बताया गया है, एकदम रिजनेबलनेस एक्यूरेसी के साथ बताया गया है, ठीक है ना। तो जब हम ट्रू एंड फेयर व्यू की बात कर रहे हैं सर, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो बताया गया है बिल्कुल सही बताया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू। कंपनी ने किसी तरीके से अपने एसेट्स को ओवर वैल्यू नहीं किया है, अंडर वैल्यू नहीं किया है, ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया है, अंडर डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया है, ज्यादा खर्चे नहीं दिखाए हैं, कम खर्चे नहीं दिखाए हैं, राइट। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो कंसिस्टेंटली फॉलो करी है। तो यानी कि फाइनेंशियल्स में जो भी लिखा है सही लिखा है। और दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एफआरएफ बना है, मतलब जैसे बनना चाहिए वैसे बना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस प्रकार से बनना चाहिए उस प्रकार से बना है। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है उस आधार में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुआ है। क्लियर है? तो ये दो बातें होगी से अनमॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर। तो समझना इस बात को, समझना इस लॉजिक को,
ठीक है ना, कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या हो गया सर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया गया है एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करता है। ये दो शब्द को अच्छे से समझ लीजिए, ये दो शब्द को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या बोला सर मैंने अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब, क्या बोला मैंने अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब, मैंने यहां दो शब्द यूज करे। तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, तो देखो सर मैंने यहां दो चीजें बोली, समझना अच्छे से, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो हुआ है, प्रिपेयर हुआ है, और दूसरी चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो बातें हैं। और एक चीज याद रखिएगा सर कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन का जो कॉन्सेप्ट कवर्ड है वो ऐसे 700 में कवर्ड है, ऐसे 700 डील्स विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन। तो जब भी ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन, वो ऐसे 700 के हिसाब से ही क्या करेगा सर, एक्सप्रेस करेगा। अब यहां मैंने दो बातें बताई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है एंड प्रिपेयर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है, ट्रू एंड फेयर का क्या मतलब हो गया सर, ट्रू एंड फेयर का मतलब हो गया सर नॉट मिसलीडिंग, नॉट मिसलीडिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी बताया है मैनेजमेंट ने गलत नहीं बताया है, मिसलीडिंग नहीं है, राइट, मिसलीडिंग नहीं है। जैसे कि एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं सर, कि जो इन्वेंट्री है दैट इज प्रॉपर्ली वैल्यूड, इन्वेंट्री प्रॉपर्ली वैल्यूड है, ना अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है। जो डेप्रिसिएशन है वो प्रॉपर्ली चार्ज्ड है, जो डेप्रिसिएशन है वो प्रॉपर्ली चार्ज्ड है, राइट, ना कम अंडर डेप्रिसिएशन है ना ओवर डेप्रिसिएशन है, ना कम चार्ज कर रहा है ना ज्यादा चार्ज कर रहा है। सिमिलरली अमोर्टाइजेशन प्रॉपर है। फिर अगर हम लोग बात कर रहे हैं सर, तो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है एंड देयर इज एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सर जो रिवैल्यूएशन अगर हुआ है एसेट्स का वो प्रॉपर हुआ है, जो रिवैल्यूएशन हुआ है वो सर वो प्रॉपर हुआ है। मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू का सिंपल मतलब है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग नहीं है, एक ट्रू एंड फेयर डिपिक्शन है, जो बताया है सही बताया है। अगर कुछ गड़बड़ भी है तो वो भी बता दिया है, कंप्लीट डिस्क्लोजर है, ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर है। अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न में, तो मैनेजमेंट ने प्रॉपर्ली उस चीज को बताया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एड्रेस करा है कि भैया हमारे गोइंग कंसर्न में अनसर्टेनिटी है, हमारे गोइंग कंसर्न में अनसर्टेनिटी है। समझना इस बात को, गोइंग कंसर्न में अनसर्टेनिटी है, गोइंग कंसर्न में अनसर्टेनिटी है। कंपनी कुछ लॉसेस वगैरह फेस कर रही है, कंपनी ने ये बात कंसील करा, कंपनी ने ये बात छुपाया, तो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो में बोलूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं है, मिसलीडिंग है। मैं अकॉर्डिंगली वहां क्या करूंगा सर, अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई करूंगा। लेकिन कंपनी बकायदा अपने नोट्स टू अकाउंट्स में बता रही है कि भैया हमारी कंपनी जो है लॉसेस सस्टेन कर रही है, हमारा कंपनी का गोइंग कंसर्न जो है अनसर्टेन है। सो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो, इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो कंपनी ने जो फाइनेंशियल्स में पिक्चर दिया है वो सही दिया है, कंपनी ने फाइनेंशियल्स में प्रॉपर्ली चीजों को एड्रेस करा है, कंपनी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली बता रही है, जता रही है कि देखो भैया हमारा गोइंग कंसर्न अनसर्टेन है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है। वो अलग बात है कि दैट इज अ नेगेटिव इंडिकेटर, तो यूजर डिसाइड करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके कंपनी का हालत खराब है। बट एज ए ऑडिटर इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो में बोलूंगा कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, मैं तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता हूं, मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता हूं। क्लियर है ना? द रीजन बीइंग कि कंपनी ने उस अनसर्टेनिटी के बारे में फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज करा है। वो बात अलग है कि आपको लगेगा सर यूजर्स को इस बारे में पता होना चाहिए, यूजर्स को इस बारे में प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, यूजर्स को इस मैटर का ग्रेविटी पता होना चाहिए, वो अलग चीज है। उसके लिए ऑडिट में अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं कि आप उस चीज को हाईलाइट कर दो अलग से, राइट। बट एज सच अगर हम रिपोर्टिंग की बात करें तो भाई फाइनेंशियल्स में जो भी बताया प्रॉपर्ली बताया ना, कंपनी ने कुछ छुपाया नहीं ना, कंपनी ने सब कुछ प्रॉपर्ली एड्रेस करा है ना, तो इन दैट सिनेरियो में अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज होती है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया गया है, प्रेजेंट किया गया है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब देखना सर यहाँ पे दो शब्द यूज होते हैं जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात करते हैं, एक होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा होता है फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब हाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज प्रिपेयर्ड एंड हाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड। तो बेसिकली हाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिपोर्टेड बिफोर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड फ्रेमवर्क मतलब सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ गाइडलाइंस, कि कौन से रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया गया है।
और एफआरएफ क्या होता है, इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया है कि व्हाट इज एफआरएफ, एफआरएफ होता क्या है। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या हो गया सर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सामने। और फ्रेमवर्क मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस हो गया कि किस आधार पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया गया है, राइट। तो बेसिकली ओवरऑल एफआरएफ मींस कि हाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिजाइन्ड, हाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज प्रिपेयर्ड, हाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड, राइट। कैसे क्लासिफिकेशन करना है, कैसे डिस्क्लोजर करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है चीजों का, ये सब कुछ एफआरएफ बताता है। और दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज के अपने अलग अलग एफआरएफ के रिक्वायरमेंट्स हैं, दुनिया भर में अलग अलग देशों के अलग अलग एफआरएफ के रिक्वायरमेंट है। तो अलग अलग देश अपना अलग अलग एफआरएफ यूज करती हैं, अपना अलग अलग एफआरएफ फॉलो करती हैं, राइट। जैसे अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस फॉलो करता है यूएस गैप्स, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर यूके की फॉलो बात करें तो यूके अपना अलग फॉलो कर रहा है, यूके गैप्स। अगर कनाडा की बात करें तो वो अपना अलग फॉलो कर रहा है, कनाडा गैप्स। अगर अपन बात करें लाड़ा से युगांडा की, तो युगांडा अपना अलग फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा है। अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया अपना अलग फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा है, राइट। तो यूएस का अपना यूएस गैप्स है, यूके का अपना यूके गैप्स है, उगांडा का अपना अलग से युगांडा का फ्रेमवर्क है। देन कनाडा की बात करें तो उनका कनाडा का गैप्स है। इंडिया की बात करें तो भाई वी हैव इंडियन गैप्स। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड वी हैव आईएफआरएस, दैट इज इंटरनेशनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो अपने को समझना पड़ेगा, अगर मैं यूएस में खड़ा हूं, मैं यूएस का ऑडिटर हूं, तो मैं ये देखूंगा कि यूएस की जो कंपनियां हैं वो यूएस गैप फॉलो करके फाइनेंशियल्स बना रही हैं कि नहीं बना रही। ऑडिट का प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा। अगर यूएस गैप फॉलो नहीं हो रहा तो ऑडिटर वहां पे रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा, और यूएस गैप फॉलो हो रहा है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन जारी करेगा। मैं कनाडा का ऑडिटर हूं, मैं कनाडा में खड़ा हूं, कनाडा में कंपनी के फाइनेंशियल्स का ऑडिट कर रहा हूं, तो मैं देखूंगा भाई वो जो कैनेडियन कंपनीज हैं वो जो कनाडा वाला गैप है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। मैं इंडिया में खड़ा हूं तो मेरे को यूएस गैप से मतलब नहीं है, मेरे को यूके गैप से मतलब नहीं है, मेरे को कनाडा गैप से मतलब नहीं है, मेरे को इंडियन गैप से मतलब है कि मेरा इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या कहता है। एंड अकॉर्डिंगली अगर मेरा इंडियन गैप्स फॉलो हो रहा रहेगा तो मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन जारी करूंगा, और अगर मेरा इंडियन गैप्स फॉलो नहीं हो रहा रहेगा तो इन दैट सिचुएशन में मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। सिंपल सी चीज है। और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फ्रेमवर्क होता है एफआरएस, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एफआरएफ होता है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो काफी कंट्रीज आईएफआरएस को यूज कर लेती हैं, काफी कंट्रीज आईएफआरएस को यूज करके अपना खुद का फ्रेमवर्क तैयार कर लेती हैं जो कि आईएफआरएस से मिलता जुलता होता है। जैसे कि ये जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं सारा का सारा आईएफआरएस से मिलता जुलता है। हमारे देश के अंदर हमने क्या किया, हमारा खुद का गैप और साथ ही साथ आईएफआरएस दोनों को मर्ज करके क्या कर लिया, इंड एएस बना दिया, खुद का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया, जो कि हमारा फ्रेमवर्क और आईएफआरएस दोनों फ्रेमवर्क को मिला जुलाकर हमने क्या कर लिया, एक इंड एएस बना लिया। तो डिपेंड करता है कि एफआरएफ कौन सा है, डिपेंड करता है कि एफआरएफ कौन सा है, और हर कंट्री का अपना अलग अलग एफआरएफ का रिक्वायरमेंट रहने वाला है, राइट। तो आई बिलीव दैट इज समथिंग टोटली दैट इज अंडरस्टैंडेबल, समझ में आ रहा है। ये दो चीजें अपने को चेक करनी है व्हाइल कंक्लूडिंग, व्हाइल फॉर्मिंग एन ओपिनियन, कि भाई जो अपना ओपिनियन रहेगा वो मॉडिफाइड रहेगा कि अनमॉडिफाइड रहेगा। तो ये दो मेन अपने मुद्दे होंगे, ट्रू एंड फेयर एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इतना यहाँ पे ऑडिटर जो है ना वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाला है या मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाला है, उसका जो मेन कंसिडरेशन रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएफ के हिसाब से प्रिपेयर कर रहा है कि नहीं। रेदर आई विल से द मोर एप्रोप्रिएट वर्डिंग विल बी कि कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है वो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से प्रिपेयर कर रहा है कि नहीं। क्योंकि एफआरएफ तो बहुत सारे हैं, बट उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर कौन सा एफआरएफ एप्लीकेबल है। अगर वो एक कंपनी है जो यूएस में बैठी है तो उसके ऊपर यूएस गैप एप्लीकेबल होगा। अगर वो कंपनी है जो इंडिया में बैठा है देन अगेन उसके ऊपर इंडियन गैप्स एप्लीकेबल होगा। उसमें भी अपने को देखना पड़ेगा कि अगर वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है तो एप्लीकेबल एफआरएफ शेड्यूल 3 रहेगा, इट इज गोइंग टू बी शेड्यूल 3। अगर वो एक बैंकिंग कंपनी है तो अकॉर्डिंगली वहां पे जो एफआरएफ है वो चेंज होगा। इंश्योरेंस कंपनी है तो अकॉर्डिंगली एफआरएफ चेंज होगा। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है तो अकॉर्डिंगली एफआरएफ वहां पे थोड़ा मॉडिफाई होगा, वेराई होगा, ठीक है ना। तो द मोर अप्रोप्रिएट वर्डिंग विल बी कि एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा है, एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा है, राइट। तो ऑडिटर चेक करेगा कि जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ, जो ऑडिटर चेक करेगा यहाँ पे कि जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एंटिटी, कि कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, क्या है, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। जनरली सारे यूजर्स के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है
इन जनरल सारे यूजर्स के नीड को कंसिडर करते हुए प्रिपेयर किया जा रहा है, या स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक यूजर के स्पेसिफिक नीड को ध्यान में रखते हुए फुलफिल किया जा रहा है। मतलब दो तरीके से फाइनेंशियल्स बनता है। एक तो होता है कि कंपनी जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, राइट। एक तो होता है कि कंपनी जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कोई भी रेफर कर सकता है। मेरा शेयर होल्डर रेफर कर सकता है, मेरा इन्वेस्टर रेफर कर सकता है, मेरा सप्लायर, मेरा क्रेडिटर, मेरा एम्प्लॉय, मेरा कोई फॉरेन इन्वेस्टर, कोई भी रेफर कर सकता है, गवर्नमेंट रेफर कर सकती है, राइट। तो इन जनरल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। और एक होता है कि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहता है, कि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है किसी क्रेडिटर का, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है किसी फॉरेन इन्वेस्टर का, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किया जा रहा है। तो वहाँ एफआरएफ वेरी करता है, वहाँ एफआरएफ चेंज होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एंटिटी, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो पर्टिकुलर एफआरएफ डिसाइड होता है। जैसा कि इंडियन कंपनीज की बात करें जो कि रजिस्टर्ड है इन कंपनीज एक्ट, तो शेड्यूल 3 इज द एप्लीकेबल एफआरएफ। और शेड्यूल 3 के अंदर भी आप देखोगे तो अदर डिविजन्स हैं कि जो कंपनियां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं उनके ऊपर डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 लगता है, जो कंपनियां इंड एएस फॉलो करती हैं उनके ऊपर डिवीजन 2 लगता है, जो एनबीएफसीज हैं उनके ऊपर डिवीजन 3 लगता है। तो अपने आप में एफआरएफ एसर्टेन करना कि व्हाट इज द एप्लीकेबल एफआरएफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर देखना कि वो जो एप्लीकेबल एफआरएफ है कंपनी उसके तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर ऑडिटर को इस बात की संतुष्टि हो जाती है, सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि हाँ भाई जो एप्लीकेबल एफआरएफ है देयर आर नो डिविएशंस फ्रॉम द एफआरएफ, कंपनी इज फॉलोइंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एफआरएफ, सो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन ऑडिटर वहां पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर देगा। और अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई नहीं, यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, डिविएट कर रही है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ, सो इन दैट सिचुएशन ऑडिटर वहां पे मॉडिफाइड ओपिनियन जारी करेगा। और आप देखोगे आगे कि मॉडिफाइड ओपिनियन का भी फर्दर कैटेगरीज होगा, मॉडिफाइड ओपिनियन का भी फर्दर कैटेगरीज होगा डिपेंडिंग ऑन कि कितना डिविएशन है एफआरएफ से। थोड़ा डिविएशन है, ज्यादा डिविएशन है, तो अकॉर्डिंगली वहां पे क्या होने वाला है सर, मॉडिफाइड ओपिनियन का भी कैटेगरीज होने वाला है। अब देखना सर, एक चीज दिमाग में बैठा लेना, ये बिलीव आई कि ये जो सिनेरियो है, ये जो एग्जांपल है वो तो आपको समझ में आ गया। अब देखना सर, जो फ्रेमवर्क है, जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक जैसे कि मैंने आपको बताया जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे क्या होता है सर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया जाता है ना, वो जनरल यूजर्स को दिमाग में रख के प्रिपेयर किया जाता है कि भाई कोई भी यूजर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेफर कर सकता है, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। और एक होता है कि कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं फॉर ए स्पेसिफिक यूजर, फॉर द नीड ऑफ ए स्पेसिफिक यूजर, किसी क्रेडिटर के बोलने पे, किसी इन्वेस्टर के बोलने पे, उसके नीड के हिसाब से। तो अब यहां पे ना दो अलग अलग फ्रेमवर्क यूज होता है सर फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। अगर जनरली सारे यूजर्स के नीड्स को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया जा रहा है, तो इन दैट सिचुएशन जनरल पर्पस फ्रेमवर्क यूज होता है। और किसी स्पेसिफिक यूजर के नीड को ध्यान में रखते हुए फ्रेमवर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया जा रहा है, तो वहां पे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज होता है, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक यूजर का स्पेसिफिक नीड है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज होगा। कोई जनरल यूजर का, ओवरऑल सारे जनरल यूजर्स का जनरल नीड्स है, तो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होगा सर, यूज होगा। अब मेनली जो अपने को देखने को मिलता है सर प्रैक्टिकल लाइफ में भी, वो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क देखने को मिलता है। मेनली जो अपना रेलिवेंट एरिया है वो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है, कि जनरली मान लीजिए सारे यूजर्स के नीड को कंसिडर करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करा है कंपनी ने, जो कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रिपेयर किया है। अब आपको पता है, तो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है ना, इसका भी दो डिविजन है, इसका भी दो पार्ट्स है। एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, दूसरा होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब जनरल यूजर्स के नीड को कंसिडर करके बनाया जाता है, तो वो दो फ्रेमवर्क के तहत बनाया जा सकता है। एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के तहत बनाया जा सकता है, एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क के तहत बनाया जा सकता है, ठीक है। एज ए ऑडिटर मेरे को वही असरटेन करना है कि कौन सा फ्रेमवर्क यूज हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली मेरे को उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का कंप्लायंस इंश्योर करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो नॉर्मली 99% ऑफ द केसेस में जो फ्रेमवर्क अपने को प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है वो होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। जब हम कहते हैं ना, as an auditor, as per the information and explanation obtained by us, we report that whether the financial statements reflect true and fair view. True and fair view वो होता है fair presentation framework। जब अपन true and fair word यूज करते हैं ना, when we use the words true and fair, कि financial statements true and fair है कि नहीं, तो वहां पे अपन fair presentation framework यूज करते हैं। नाम से पता चल रहा है ना, fair presentation framework यानी true and fair। लेकिन जब compliance framework यूज होता है ना, तो वहां पे true and fair word यूज नहीं होता,
वहां पे ट्रू एंड फेयर फ्रेमवर्क यूज नहीं होता. द ट्रू एंड फेयर फ्रेमवर्क इज नॉट यूज्ड, द टर्म्स ट्रू एंड फेयर इज नॉट यूज्ड. लेकिन जब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की बात करते हैं ना, तो वहां पे ट्रू एंड फेयर शब्द यूज होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है. और अगर कभी कंपनी क्या कर रही है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क फॉलो कर रही है, तो इन दैट सिचुएशन ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज नहीं हो रहा. अब डिफरेंस क्या है सर? जब हम ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज करते हैं, ट्रू एंड फेयर शब्द यूज करते हैं, तो ट्रू एंड फेयर, फेयर का मतलब ही क्या होता है? फेयरनेस. ओवरऑल चीजें सही हैं, ओवरऑल चीजें सही हैं, 90% एश्योरेंस है कि चीजें सही हैं, बट कोई गारंटी नहीं है सर, गारंटी नहीं है. ठीक है ना, कोई गारंटी नहीं है. 90% लग रहा है कि चीजें सही हैं, ट्रू एंड फेयर. वहां थोड़ा बहुत ना फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कंपनी के पास. जब कंपनियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं एज पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, तो इन दैट सिचुएशन थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कंपनी के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए. लेकिन अगर कंपनियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं एज पर द कंप्लायंस फ्रेमवर्क, तो उनके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता. क्या नहीं होता सर? कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता. पहले इस चीज को एक लेमन एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे. तो मान लीजिए लेटेस्ट से मैंने आपको होमवर्क दिया कि बेटा एक काम करना, तुम 4 आंसर्स लिख के आना. तुम 4 आंसर्स लिख के आना, तुम्हारा होमवर्क है, तुमको 4 आंसर्स लिख के आना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है 4 आंसर्स. एक बच्चे ने बोला सर मैं 4 नहीं, मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा रिटन प्रैक्टिस की जरूरत है, मुझे और ज्यादा रिटन प्रैक्टिस की जरूरत है, एंड मुझे लगता है कि मेरी बेहतरी के लिए, मेरे बेटर प्रिपरेशन के लिए मुझे 4 नहीं 8 टेस्ट देने चाहिए, 8 आंसर्स लिख के देखना चाहिए. ठीक है, 8 आंसर्स लिख के देना चाहिए. तो बताओ मैं एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगा? मैं एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगा? मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है भाई, मैंने तुमको 4 आंसर बोला, तुम 8 आंसर लिख के देना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है. तो भले मेरा रिक्वायरमेंट 4 आंसर था, बट मैं 8 को भी एक्सेप्ट कर लूंगा क्योंकि तुम्हारी बेहतरी के लिए है. ठीक है, कुछ वैसा ही है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. जबकि अगर मैं कहूं मैंने क्या बोला 4, तो मैंने जब 4 बोल दिया तो 4 मांगता है मेरे को, 4 ही चाहिए. दिमाग मत लगाओ, 4 दो चुपचाप, 4 दो चुपचाप. जिस चैप्टर का बोला है वही दो, जो 4 आंसर बोला है वही दो. दैट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क, रिजिड, जिद्दी. फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ऑफर्स अ बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब देखो, वैसे तो कंपनीज को शेड्यूल 3 के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, प्रेजेंट करने हैं, एएस की रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है. दैट इज द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ. लेकिन अगर कंपनी को लगता है कि अपने को डिविएट करना चाहिए फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3, फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, टू अचीव ए फेयर प्रेजेंटेशन, बेटर प्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूजर्स, तो शेड्यूल 3 उस चीज का परमिशन देता है, शेड्यूल 3 उस चीज का इजाजत देता है. ठीक है, क्या आप ऐसा कर सकते हो? वो होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, वो होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. मान लो दैट इज फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दैट इज कि यार 1%, कोई भी पार्टिकुलर जो रेवेन्यू है या एक्सपेंडिचर है, वो 1% ऑफ रेवेन्यू कंस्टिट्यूट कर रहा है, 1% ऑफ एक्सपेंडिचर कंस्टिट्यूट कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसको अलग से रिपोर्ट करना है. कंपनी कह रहा है कि नहीं, अपन तो 0.5% ऑफ एक्सपेंडिचर को भी अलग से रिपोर्ट करके बताएंगे. तो बहुत अच्छी बात है भाई, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए करना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है. बेटर प्रेजेंटेशन के लिए करना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है. जो डेप्रिसिएशन मैथड्स हैं, WDV, SLV, अपन अपने को लगता है कि WDV SLV अपने लिए इतना सूटेबल नहीं होगा. रादर यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट का जो कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का, वो अपने लिए ज्यादा सूटेबल होगा, बिकॉज अपना नेचर ऑफ इंडस्ट्री वैसा है कि जितना एसेट यूज होता है, जितना घंटे एसेट यूज होता है, उस हिसाब से एसेट घसता है. उसका कोई कांस्टेंट डेप्रिसिएशन नहीं होता. जितना घंटे एसेट यूज होता है उतना हिसाब से एसेट घसता है. कभी कभी बहुत यूज हो रहा है, कभी कभी एकदम यूज नहीं हो रहा, 6 महीने बहुत यूज हो रहा है, 6 महीने एकदम यूज नहीं हो रहा, तो WDV SLM लगाएंगे तो अपना जो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है वो प्रॉपर नहीं बैठेगा. दैट शुड बी अपॉन द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट. तो दैट इज समथिंग लॉजिकल ना, कि हाँ ठीक है यार ऐसा होना चाहिए, बेटर प्रेजेंटेशन तभी निकल के आएगा अगर ऐसा होना चाहिए. तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क इसकी वो इजाजत देता है कि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ट्रू एंड फेयर, बट इट कंटेन्स सम एक्नॉलेजमेंट, इट कंटेन्स सम डिविएशन, इट अलाउज सम डिविएशन, इट कंटेन्स सम एक्नॉलेजमेंट कि मैनेजमेंट चाहे तो बेटर फ्रेमवर्क के लिए, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए कभी कभी क्या कर सकती है, रेयर सिचुएशन में क्या कर सकती है, डिविएट कर सकती है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क. तो बेटर प्रेजेंटेशन अचीव करना है, बेटर रिजल्ट्स अचीव करने हैं, उसके लिए कंपनी कभी कभी रेयर सर्कमस्टांसेस में डिविएट कर सकती है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क. दैट इज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. लेकिन कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है? एकदम जिद्दी, रिजिड, जो है वही है. सेबी गाइडलाइंस एकदम रिजिड, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो सेबी गाइडलाइंस में बोला वही फॉलो करना है.
तो अगर कंपनी कंप्लायंस फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा है ना, तो उसको मतलब एज इट इज लॉ का रिक्वायरमेंट फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल डिविएशन अलाउड नहीं है, 1% की डिविएशन अलाउड नहीं है, कोई भी डिविएशन अलाउड नहीं है। लेकिन कंपनी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा है तो नॉर्मली कोई डिविएशन अलाउड नहीं है। नॉर्मली एफआरएफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, बट इट कंटेन सर्टेन एक्नॉलेजमेंट, इट अलाउज सर्टेन डिविएशंस टू अचीव ए बेटर प्रेजेंटेशन। दैट इज अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, ठीक है ना, दैट इज अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होता है सर? एक्सप्रेशन ट्रू एंड फेयर इज यूज्ड, मतलब अगर कोई पार्टिकुलर फ्रेज दिया हुआ है और एग्जाम में आपसे पूछा है कि ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है या कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, तो तुम ट्रू एंड फेयर शब्द से पकड़ सकते हो कि अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होगा तो वहां ट्रू एंड फेयर यूज होगा। तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में क्या होता है कि इट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ, ठीक है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में भी तुम देखोगे सेम चीज है डेफिनेशन में, दैट इट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ। बट डिफरेंस क्या है कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ना इट कंटेन सर्टेन एक्नॉलेजमेंट, टेक्निकल वर्ड जो यूज हो रहा है, इट कंटेन सर्टेन एक्नॉलेजमेंट। तुम डिविएशन भी यूज कर सकते थे, कुछ भी यूज कर सकते थे, बट लॉ ने वर्ड यूज किया एक्नॉलेजमेंट, तो तुम भी एक्नॉलेजमेंट यूज करोगे। और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में ना ऐसा कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। अब एक्नॉलेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट में प्रोवाइड डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड दो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड इन फ्रेमवर्क। ज्यादा डिस्क्लोजर्स मैनेजमेंट देना चाह रहा है तो दे सकता है, कम नहीं देना, ज्यादा देना है। 1% ऑफ एक्सपेंडिचर अलग से डिस्क्लोज करना है, मैनेजमेंट बोल रहा है 1% नहीं 3% दूंगा। अरे भाई तुम्हारा बाप का राज्य है, लॉ कहता है 1%, हाउ कैन यू से मैं 3% दूंगा? लेकिन वो कह रहा है मैं 0.5% दूंगा, एडिशनल डिस्क्लोजर दूंगा। बहुत अच्छी बात है भाई, दीजिए। तो मैनेजमेंट में प्रोवाइड डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड द स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट इन द फ्रेमवर्क। It may depart from the requirement of FRF. It may depart from the requirement of FRF in extremely rare circumstances to achieve a fair presentation. तो fair presentation framework क्या है? मम्मी है, मम्मी भी स्ट्रिक्टनेस लगाती है, बेटा बाहर मत जाना, बेटा पढ़ाई करना, लेकिन मम्मी कुछ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ कर देती है। ठीक है बेटा पढ़ाई कर लिया तो चले जाना। पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, नहीं बेटा नहीं करना है तो नहीं करना है। तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या हो गया? रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफआरएफ एंड इट कंटेन्स एक्नॉलेजमेंट कि मैनेजमेंट एडिशनल डिस्क्लोजर्स देना चाहता है तो दे सकता है, मैनेजमेंट डिपार्ट करना चाहता है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द एफआरएफ, बट ऑब्जेक्टिव अच्छा है टू अचीव ए फेयर प्रेजेंटेशन, टू अचीव ए बेटर प्रेजेंटेशन। तो रेयर सर्कमस्टेंसेस में वो चीज अलाउड है। लेकिन कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या हो गया सर? इट अगेन कंटेन्स विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ, इट अगेन कंटेन्स द रिक्वायरमेंट टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ। द एक्सप्रेशन ट्रू एंड फेयर वर्ड इज नॉट यूज्ड and there is no such acknowledgement as allowed in the fair presentation framework. There is no such acknowledgement as allowed in the fair presentation framework. तो यहां पे अगर हम compliance framework की बात करें तो ये मतलब निकल के आता है। क्लियर है जी? तो ये बेसिक वाले पार्ट में आपका मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लगा रहा हूं। तो इट अगेन कंटेन्स रिक्वायरमेंट of compliance with requirement of FRF, but does not contain any acknowledgement, does not contain any acknowledgement as contained in the fair presentation framework. and यहां पे आप बोल सकते हो सर expression true and fair word is not used, ठीक है। तो अब देखना सर ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएफ के हिसाब से है कि नहीं। तो सबसे पहले असर्टेन करना है कि भाई जो एफआरएफ यूज हो रहा है वो एप्लीकेबल है कि नहीं। एप्लीकेबल एफआरएफ यूज हो रहा है तो अकॉर्डिंगली उस एफआरएफ का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, अकॉर्डिंगली एफआरएफ फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर एफआरएफ फॉलो हो रहा है तो भाई उसको अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, और अगर नहीं हो रहा है तो मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। और अगर मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना है तो उसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज होंगी, डुअल कैटेगरीज होंगी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना डिविएशन है एफआरएफ से, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो ये अपना अनमॉडिफाइड ओपिनियन का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। अनमॉडिफाइड ओपिनियन का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, तो नोट डाउन कर लीजिएगा सर।